हेलो स्टूडेंट्स। तो पिता के पत्र पुत्री के नाम जो किताब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा गांधी के लिए लिखी थी, जिसमें बहुत सारी चिट्ठियों के बारे में बातें हैं, चिट्ठियां जिसमें जानकारी का खजाना छिपा है। तो इस किताब का जो आज का चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा। तो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि भाई आखिर मजहब का मतलब क्या होता है। तो मजहब का मतलब है धर्म। मजहब का मतलब है धर्म, या आप इंग्लिश में जानना चाहो तो कह लो कि रिलीजन, है ना। हम सबके अलग अलग धर्म हैं। हम लोगों में से कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, और भी बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में। तो मन में सवाल उठता होगा ना कि भाई आखिर इस दुनिया में इतने सारे अलग अलग मजहब, इतने सारे अलग अलग रिलीजन बने कैसे, इतने सारे धर्म बने कैसे। तो ये जानेंगे आज हम लोग कि मजहब की शुरुआत कैसे हुई और लोगों के अंदर में काम का बंटवारा कैसे हुआ। काम के बंटवारे का संबंध लोगों की जातियों से भी है। जैसे आजकल के संबंध में बात करें तो अगर कोई ब्राह्मण परिवार की बात है तो हम लोग एक बार को कह सकते हैं कि उस घर में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, संस्कृत के जानकार, वेदों के जानकार ज़्यादा होंगे, और हो सकता है उसमें से कोई एक बंदा या ज़्यादातर बंदे ज्योतिष का काम करते हों, ज्योतिषी का पूजा कराने का काम करते हों, उनको धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, हिंदू कर्म कांड के बारे में ज़्यादा जानकारी हो। तो इसी तरह से जो बाकी सारी जातियाँ भी हैं वो अलग अलग काम करने के लिए क्यों कर बांटी गई, ये जानेंगे हम लोग। और ये भी जानेंगे कि अलग अलग धर्मों की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो शुरू करते हैं। पिछले खत में मैंने तुम्हें बताया था कि पुराने ज़माने में आदमी हर एक चीज़ से डरता था और वे ख्याल रखते थे कि उस पर मुसीबत लाने वाले जो देवता हैं वो क्रोधी हैं और ईर्ष्या करते हैं। उन्हें ये फर्जी देवता जंगल, पहाड़, नदी, बादल सभी जगह नज़र आते थे। देवता को वे दयालु और नेक नहीं समझते थे। उनके ख्याल में वह बहुत ही क्रोधी थे और बात बात पर झल्ला उठते थे। और चूंकि वे उनके गुस्से से डरते थे इसलिए वे उसे भेंट दे करके, खासकर खाना पहुंचा करके, हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते थे। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने अपने घर परिवार में आसपास में पूजा देखा होगा, पूजा होते हुए। तो हर बड़ी पूजा में, अनुष्ठान में आखिर में यज्ञ होता है, और यज्ञ में जो चीज़ें स्वाहा की जाती हैं उसका तात्पर्य क्या होता है कि वो सारी खाने की चीज़ें देवता को चढ़ाई जा रही हैं। तो इसका संबंध अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके साथ कैसे है आप जोड़ करके देख सकते थे कि पुराने ज़माने में भी जो मनुष्य होते थे वे देवताओं से इतना डरते थे, उन्हें भेंट दे करके, खाना पहुंचा करके उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे। जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी, जैसे कि भूचाल, भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़ को फ्लड कह लो, है ना, तो महामारी वगैरह आ जाती थी जिसमें कि बहुत सारे आदमी मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज़ हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों औरतों का बलिदान करते, यहाँ तक कि अपने बच्चों को मारकर देवताओं को चढ़ा देते थे। ओहो हो, ये कितनी निर्मम बात है और कैसी गलत धारणा थी लोगों के मन में। तो ये बड़ी भयानक बात मालूम होती है, लेकिन डरा हुआ आदमी जो कुछ ना कर बैठे वो थोड़ा है। डरने पर तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, डरने के बाद तो उनकी बुद्धि, उनकी मति मारी जाती है ना। तो इसी तरह से मजहब, रिलीजन, धर्म शुरू हुआ होगा। इसीलिए मजहब पहले डर के रूप में आया, और जो बात डर से की जाए, डर से शुरू हो, वो कितनी बुरी हो सकती है। तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है और हमें मजहब की अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही जानना चाहिए। तो जब तुम बड़ी हो जाओगी
तो तुम दुनिया में मजहबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई हैं। यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि मजहब का ख्याल कैसे पैदा हुआ, रिलीजन की बात कैसे लोगों के मन में आई होगी और क्यों कर बढ़ा। लेकिन चाहे वह जिस तरह बढ़ा हो, हम आज भी लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए मजहब आज भी वैसी ही डरावनी चीज़ है। वह अपना वक्त फर्जी देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों में पूजा चढ़ाने और जानवरों की कुर्बानी करने में खर्च करते हैं। यहाँ पर किताब के इस चैप्टर से, इन बातों से कुछ लोगों के मन में दुविधा हो सकती है। उन्हें मेरी इस बात से ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, किताब की इस बात से ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों, ऐसा करना है ना कि आप इन बातों को समझने की कोशिश करो। बाकी आपके घर में जो पूजा पाठ हो रही है, आपके माता पिता जिस धर्म का पालन करते हैं वो करते रहो, उसमें कोई बात है नहीं, आप फॉलो करो उसे। अब यहाँ आगे नेहरू जी कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि शुरू में आदमी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये तो बात है ही। अगर आप आदि मानवों की बात करो, पुराने ज़माने के लोगों की बात करो, उसे अपना रोज़ का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो वो भूखों मर जाता। उसके पास कोई जॉब थोड़े ना था, उसे कोई सैलरी थोड़े ना मिलती थी, और उसे तो खेती करना भी नहीं आता था। तो उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। सब के सब जो फिट रहते होंगे, जो काम धाम करते होंगे, दौड़ भाग करते होंगे, शिकार करते होंगे, उसे ही जिंदा रहने का हक था। तो कोई ऐसा भी नहीं कर सकता था कि एक ही दिन बहुत सा खाना जमा कर ले और बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे, क्योंकि उस समय फ्रिज थोड़े ना हुआ करता था कि आपने खाना बना लिया, रख लिया और 4 दिनों तक खा रहे हो। तो जब ये जातियाँ, जब ये फिरके बन गए तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। क्या सुविधा हो गई भाई? कि एक जाति के सब आदमी मिलकर उससे ज़्यादा खाना जमा कर लेते थे। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पुराने समय में आदिवासी लोग कैसे रहा करते थे, उसकी एक छोटी सी वानगी यहाँ पर दिखाई गई है। एक बार मैं ज़रा सा अपने चैनल के बारे में बता दूँ तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, और जो किताब आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये किताब बड़ी रोचक किताब है, बहुत जानकारी वाली किताब है। आप इसमें बहुत सारी सवालों के जवाब पा सकते हो जो सवाल आपके मन में उठते होंगे। तो बात ये हो रही थी कि जब जातियां बन गई, ग्रुप बन गया, तो वो मिलजुल करके ज़्यादा खाना जमा कर लेते थे, जितना कि वो अलग अलग कर सकते थे उससे ज़्यादा जमा कर लेते थे। तो तुम जानती हो कि मिल करके काम करना या सहयोग ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कोई आदमी मिल करके आसानी से उठा करके ले जा सकते हैं, कई लोग मिल जाएं तो। दूसरी बड़ी तरक्की जो उस ज़माने में हुई वो थी खेती की। तुम्हें ये सुनकर के ताज्जुब होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा मतलब ये नहीं है कि चींटियाँ बीज बोती हैं, हल चलाती हैं या खेती करती हैं, मगर वे कुछ तरह की बातें करती हैं। अगर उन्हें ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हों तो वे बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती हैं। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि नेहरू जी बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे पहले खेती करने की शुरुआत मनुष्यों ने नहीं की, चींटियों ने की, है ना। अब चींटियां ये देखती हैं कि वो दरख्त ज़्यादा फलता फूलता है। यहाँ पर भी पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि एक जाति के लोग बैठे हैं, तो सब लोगों ने अपना अपना काम बांट रखा है। कुछ सिर पर कुछ सामान ढो कर के ला रहे हैं, तो कुछ कोई औजार बना रहे हैं, कोई हल चला रहा है। इस तरह की चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चींटियों के बारे में बात हो रही थी कि चींटियों ने सबसे पहले खेती की शुरुआत की। तो चींटियाँ क्या करती थी कि उन बीजों को वहाँ पर डाल देती थी और देखती थी कि जो दरख्त बढ़ता है, जो पौधा बढ़ता है। तो शायद किसी ज़माने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियाँ करती रही हैं। तब उन्हें ये समझ क्या थी कि खेती क्या चीज़ है। इसके जाने में
इसको जानने में, अच्छे से समझने में उन्हें एक ज़माना गुजर गया होगा। ज़माना का मतलब कई सारे सालों से है। तब जा कर के उन्हें मालूम हुआ होगा कि बीज कैसे बोए जाते हैं और बीजों से नए पौधे कैसे जन्म लेते हैं। कौन सा बीज साल के किस महीने में, महीने तो नहीं होते थे, मतलब गर्मी के समय में, जाड़े के समय में, बरसात के समय में, तो किन बीजों को हम किन मौसम में उगा सकते हैं, ये भी सीखा होगा उन्होंने। तो खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी, क्योंकि अब उसके पास एक साधन था ना कि वो खेती करके काफ़ी सारा अनाज, काफ़ी सारे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कई दिनों के लिए इकट्ठा करके रख सकता था। अब जैसे खेती की चीज़ों में एक बात हम लोग करें तो क्या समझ में आता है कि सब्जियां हम लोग कितने दिन के लिए रख सकते हैं? 7 से 10 दिनों के लिए आज के समय में, फ्रिज में रखने की बात हो, और बिना फ्रिज के रखना हो तो 3 से 4 दिन। आलू आप 15 दिनों के लिए, 1 महीने को रख सकते हो। प्याज रख सकते हो। अच्छा, फलों की बात करें तो कई सारे फल हैं, वो अगर आप फ्रिज में ना रखो तो 4-5 दिन, हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं रखे जा सकते। उससे ज़्यादा रखने होंगे तो आपको ड्राई फ्रूट्स रखने होंगे। ड्राई फ्रूट्स जिसमें से पानी निकाल दिया जाता है या पानी सूख गया हुआ होता है। अब बात आती है ग्रेन्स की, अनाज की। तो चावल है, गेहूं है, चना है ना, मटर है या दलहन की फसलें हैं, तो आप इन्हें इकट्ठा करके कीड़े मकोड़ों से बचा करके रखो तो महीनों महीनों रख सकते हो। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसीलिए हमारे खाने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ग्रेन्स होते हैं। तो खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा आराम से कटने लगी। अब इसी ज़माने में एक और तब्दीली पैदा हुई, एक और बड़ा चेंज हुआ कि खेती के पहले हर आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका एक काम था, हंटिंग, हंटर। औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी। लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के नए काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था, शिकार भी करना होता था, है ना। गाय बैलों की देखभाल भी करनी होती थी। महिलाएं शायद गायों की देखभाल करती थीं और उनको दूहती थीं। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे और कुछ दूसरी तरह का काम करने लगे। और वो आदमी जो एक तरह का काम करने लगे, लगातार वही काम करते थे, तो धीरे धीरे वो उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, है ना। और उनके साथ में रहने वाले लोगों को भी उस काम के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो यहाँ से काम के बंटवारे की शुरुआत होती है। तो आज तुम्हें दुनिया में हर एक आदमी एक ख़ास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्टर है, कोई सड़कों और पुलों को बनाने वाला इंजीनियर, कोई बढ़ई, कोई लुहार, कोई घरों को बनाने वाला, कोई मोची है तो कोई दर्जी है। हर एक आदमी का अपना अलग अलग पेशा है और दूसरे पेशे के बारे में वह कुछ नहीं जानता या कम जानकारी रखता है। तो इसे ही हम काम को बांटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे और लगातार करता रहे तो वो धीरे धीरे उसमें स्किल्ड हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, गलतियां कम होगी, तो वो उसे बहुत अच्छी तरह करेगा। तो बहुत से काम वह इतनी अच्छी तरह पूरे नहीं कर सकता, वो सारे कामों में एक बराबर स्किल लेवल हासिल नहीं कर सकता। दुनिया में आजकल इसी तरह से काम का बंटवारा हो रखा है। तो जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में भी इसी तरह धीरे धीरे काम का बंटवारा शुरू हुआ। तो एक बार अब मैं फिर से आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, है ना। और इस चैप्टर के बारे में अपने कमेंट ज़रूर लिखना। इसी तरीके से कुछ और भी इंटरेस्टिंग किताबें हैं जिसका एक एक चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। मैं कुछ महापुरुषों की जीवनियों, उनकी ज़िंदगी की कहानी भी लेकर के आऊँगा जो आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि आखिर मजहब कैसे बना और काम का बंटवारा कैसे हुआ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में।
हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।